अद्य अद्य अहम संस्कृत भाषायाम उच्चारण स्थान पर्यंतम पठन पाठम करिष्यामि। हम लोग संस्कृत, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, लिखना नहीं पड़ रहा होगा, डीप भी नहीं जा रहा होगा, और इससे सरल और कोई भाषा तो हो ही नहीं सकती। खैर, संभव ही नहीं कि इससे सरल कुछ हो सकता है। सोचिए, जो चीज हम 1 2 क्रम वर्ग गिनते थे वो केवल अकु विसर्ग कर दिए। बताइए, पूरा जितना कंठ से होता था खत्म हो गया, खेला ही ना। अब और जो लोग हैं वो भी आ जाते। कल एक शब्द हम कह रहे थे आप लोगों को, हो सकता है किसी के कम समझ में आया हो। अब हम आपसे पूछेंगे, मैम चकार का उच्चारण स्थान क्या है? चकार का उच्चारण स्थान क्या है? कैसे समझिए आपकी चकार का तालु है? अच्छा, चकार का मतलब आपने 3 अक्षर नहीं समझ लिया। चकार का मतलब क्या हुआ? केवल आपने च समझा कि चकार का अगर उच्चारण स्थान पूछ रहा है, कह रहा है कि चकार का उच्चारण स्थान बताइए, तो हम केवल च समझ के उसका उच्चारण स्थान बता दिएंगे। बहुत सुंदर, बहुत कंफ्यूजन था। भले ताली कुछ कम बज रही है, लेकिन प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा था। नहीं तो हाँ, कि अगर हम पूछ लिए कि वकार का उच्चारण स्थान क्या है, मैं एक वर्ड अब नहीं दे रहा हूं, मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि वकार का उच्चारण स्थान बताइए, तो वकार। अब आप यहां थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि वकार का मतलब तो इसमें वा भी है, का भी है और रा भी है, तो हम किसका उच्चारण स्थान बता देंगे? तो आपको देखना क्या है? मात्र देखना यही इतना है कि कार में कौन बैठा है। कार में कौन बैठा है? कार में हमारे कौन बैठे हैं? वह बैठे हैं। तो कार में ये दूल्हे की कार है और दूल्हा कौन है? वह है। तो हर कार के, हर बारात के दूल्हे अलग अलग होते हैं। तो अगर वकार कहेंगे तो वकार के दूल्हे जो हैं वह हैं, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ। इनको और अलग कर लीजिए तो दंत, यही होगा। तो वकार बोल देंगे तो दंतोष्ठ कर लेना है। कभी कभी अब प्रश्न का स्टैंडर्ड काफी दिन से चेंज हुआ है, लेकिन हम लोग चूंकि कंपटीशन से काफी दिन से दूर हो गए हैं, तो अब आपसे पूछ लेंगे, दे देंगे क्या? आ वा का घा। दंतोष्ठ। थोड़ा प्रश्न जो बनाना चाह रहे थे वो नहीं बना। इसमें दंतोष्ठ उच्चारण स्थान किसका है? दंतोष्ठ उच्चारण स्थान है। 2 तरह के प्रश्न बनेंगे। एक तो ये बन गया आपका कि दंतोष्ठ इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? दंतोष्ठ उच्चारण स्थान है, या ऐसे भी कह सकते हैं इसको आपसे, अच्छा अच्छा, दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ है इस तरह से। दंतोष्ठ है, प्रश्नवाचक आगे चिन्ह का मतलब हो गया कि क्या लग गया, क्या हमें पूछने की जरूरत नहीं। अब दंतोष्ठ कौन है इसमें से? वह है।
अब एक प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा और एक प्रश्न दूसरे तरफ क्या पूछा जाएगा, दे दिए। हाँ, संतोष कंठ कौन नहीं है, इनमें से कंठ कौन नहीं, कंठ उच्चारण स्थान नहीं है, कंठ उच्चारण स्थान नहीं है, तो भी हम क्या कहेंगे, कंठ उच्चारण स्थान नहीं है। अभी उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। का क्योंकि पूरा कवर्ग का ही है। घा का कंठ है, कवर्ग है, तो घा का भी उच्चारण स्थान है। और मुख और नासिका अनुस्वार, ये बिंदी है, अनुस्वार, अनुस्वार जहां लगा रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि जैसे का में अनुस्वार लगा, कान खान, हाँ ये सब क्या हो गया, अनुस्वार लगा। लेकिन आपसे इस तरह से नहीं देगा, और जब भी इसमें का प्रश्न जब पूछा जाता है तो प्रश्न पूछेंगे अनुस्वार का उच्चारण स्थान है, क्या नहीं लिखेंगे, क्या के लिए यही कर देते हैं, है। तो अब कह देंगे यहां पे मुख नासिका कंठ और मुख नासिका। अनुस्वार से जो भी प्रश्न आएगा यही आएगा, इसके अलावा दूसरा प्रश्न अनुस्वार का नहीं आएगा। केवल एक ही प्रश्न उससे बनता है कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहां से होता है, तो उच्चारण स्थान कहां से होगा, मुख नासिका। इसका सूत्र क्या है, मुख नासिका वचनो अनुनासिका, अनुस्वारस्य नासिका, अनुस्वारस्य नासिका ना, नासिका अनुस्वारस्य कहो या अनुस्वारस्य, कुल मिला के मुख और नासिका। अरे वाह, धन्यवाद। फिर अभी नहीं हटाएंगे, पकड़े हैं जिनको पहले रगड़ दे कस के, तो उसके बाद और क्या, अब वापस नहीं आएंगे, कहीं तो दोबारा वापस आ जाएंगे तो क्या करेंगे हम। जो पकड़ में अगर आ गए तो उनको याद तो रहे कि हाँ कहीं गए थे। यत्नो विधा, यत्न प्रयत्न। ये व्हाट्सएप पे भी जाएगा मैम, ओ कोई स्कैनर या किसी से स्कैन करिए मोबाइल से तुरंत, हम किसी भी अपने जिसको भेजना चाहे आपस में, जो पीछे है आगे है, हम व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और हूबहू ऐसे ही निकलेगा जैसे फोटो खींचे हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम यहाँ अगर ना भी करें तो भी हो जाएगा, नहीं बाद में होगा कि हमें समझ में नहीं आया। प्रयत्न, यत्न मतलब अनुनासिक, मतलब जो नाक के भल बोला जाए, अनुनासिक हो गए वो शब्द, जैसे या मा ना, ये सब अनुनासिक के अंतर्गत आ जाएंगे। और अनानुनासिक जो नाक के भल नहीं बोला जाएगा वो आ गया अनानुनासिक। जब उदात्त अनुदात्त स्वरित ये सारे शब्द आपके पास मिले थे, आपको मिले थे कहीं, उदात्त अनुदात्त स्वरित संज्ञा स्यात् ना, तो हम आपको बताए थे कि री के कितने भाग में बांटा गया है, री कितने भागों में बटा है, कितने खंड किया गया है री के, 12। री के कितने खंड किए गए थे, और आ ई उ के री के कितने खंड किए गए थे, 18 खंड किए गए थे। री के 12 खंड किए गए थे। ए ओ ऐ औ, ए चों के
12 खंड किए गए थे, यही तो बताए थे ना। तो क्यों बताए थे कि कुछ उसमें से उदात्त बोले जाते हैं, ह्रस्व दीर्घ उदात्त लिखे थे, ह्रस्व दीर्घ उदात्त अनुनासिक के साथ बोला जाएगा, वही शब्द फिर दोबारा बोला जाएगा, अनुनासिक कर देंगे। मतलब आ को मैं कितनी बार बोल सकता हूं? एक बार अनुनासिक नाक के बल बोल सकता हूं, उदात्त में भी बोलूंगा, दीर्घ में भी बोलूंगा, प्लुत में भी बोल सकता हूं, उदात्त अनुदात्त स्वरित में बोल सकता हूं, लेकिन नाक के बल बोल दूंगा तो ओ उतनी बार हो गया, और बिना नाक के बोल दूंगा अनुनासिक के तो ओ सीधा सीधा हो गया। तो इस प्रकार से उसके दीर्घ में बोलता नहीं हूं। ली को तो 12 खंड हुए थे और एचओ के 12 खंड हुए थे। आ सकता है एच कितने खंड होते हैं, एचओ के कितने खंड हैं, एचओ के कितने खंड किए जा सकते हैं? 12। क्यों किए जा सकते हैं? उनका ह्रस्व नहीं होता है, री का दीर्घ नहीं होता। एक दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आएगा तो यही दोनों में से निश्चित आएगा कि री के खंड पूछेंगे कितने खंड होते हैं और एच के कितने खंड होते हैं। ज्यादातर उसमें भी री का ही पूछता है, बार बार री का 12 होता है। क्यों 12 होता है? और क्या एक चीज पूछेगा, दीर्घ किसका? दीर्घ किसका नहीं होता है? री का नहीं होता है। और ह्रस्व किसका नहीं होता है? एच का। एच का ह्रस्व। एच मतलब ए ओ आई ओ। तो चलिए ओ हो गई सब पुरानी बात। कल आपका संस्कृत का टेस्ट है ना? जो मैं बताया हूं वही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। जो आज बता रहा हूं ये भी रहेगा। नहीं, आप लोग नहीं देंगे तो नहीं होगा। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग तो तैयार हैं ना संस्कृत का पेपर देने के लिए? दे लीजिए। नहीं, माइनस जाएंगे ही नहीं, आप दे के देखिए। लेकिन हाँ, इतना जितना यहाँ बुलवाए हैं, जितना आप सुने हैं, उतना ध्यान करके केवल जाइएगा बस। अगर कोई प्रश्न उसमें आ गया कि कंठ नहीं है, तो आप कंठ वाले पर मत लगा कि चले आना, बस नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। पेपर जो आएगा बहुत सरल है, लेकिन उसको ध्यान से थोड़ा पढ़ना बस आप। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। हम लोगों को जब एमए की परीक्षा रहती थी वहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो क्या होता था कि अंतिम समय पे सर आ रहे हैं, सर क्या क्या पढ़ ले, थोड़ा पक्का समझ लीजिए कि जो सर बताते थे उनमें से काफी प्रश्न रहते थे, क्योंकि वही सब बनाते थे ना। हाँ, वही सब हम आपके बिना कहे करते चले जा रहे हैं। जब से आए हैं मैं वही कर रहा हूं, आप तो बता नहीं रहा हूं बस। इसलिए आप लोग केवल आगे देखते रहिए, शांति से देखते रहिए। यत्नो विधा। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। नया चीज ये है, हमारे लिए नया है, आप लोग तो सब पढ़ चुके हैं। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। यत्न मतलब क्या हुआ? प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न, वाह प्रयत्न। कोई कार्य होता है तो हमें पहले अपने मन मस्तिष्क में योजना बनानी पड़ती है। एक तरह से समझिए, सबसे बड़ा प्रयत्न आप तभी करते हैं जब किसी भाव को मन में अपने आप रखते हैं, और जब बाहर उसको परिणित रूप देते हैं तो वह प्रयत्न हो गया कि चलिए सरिया लाना है, सीमेंट लाना है, बालू लाना है। लेकिन प्रयत्न वो नहीं है। प्रयत्न ये है कि हम घर बनवाएंगे। पहले आप जो प्रयत्न कर रहे हैं कि घर बनवाना, वो मस्तिष्क में लाना ही बहुत बड़ा प्रयत्न हो गया। तो अंदर से जब पुष्ट हैं तो बाहर से ऑटोमेटिक सरिया आती रहेगी, फोन करेंगे बालू आती रहेगी, सब आता रहेगा। लेकिन जो आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, दोनों आवश्यक हैं। सबसे पहले इसलिए इसको कहा गया कि आभ्यंतर प्रयत्न, क्योंकि अंदर से मन तो पहले बने कि हमें टेट का एग्जाम देना है, कोचिंग करना है। अब हमारे इरादे पहले पक्के हों कि हमें पढ़ना है।
जब हमारे इरादे पक्के हो गए तो बाहर रूप से मैं करना शुरू कर दिया हूं कि कुछ नहीं, हमें करना है तो करना है, सीधी बात है। तो इसी तरह से दोनों प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं। हम लोग आभ्यंतर प्रयत्न पहले किए, अब बाह्य प्रयत्न कर रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों ने सभी माहेश्वर सूत्रों को, उनके 14 सूत्रों को हल के रूप में देखा, उनका उच्चारण करके देखा। अब हम यह जानना चाहते हैं कि इनके जो महेश जी के बच्चे हैं, वर्ण हैं, शब्द हैं, जो पाणिनि जी ने लाया है, इनका प्रयत्न कैसे किए होंगे कि हम लोगों के लिए इतना काम दे रहा है और मजबूर कर दिया कि हमारे सिलेबस में रहना चाहिए। क्योंकि भाषा का रीढ़ वही है, नींव वही है, वर्ण ही तो सब कुछ है, तो जरूर कुछ रहा होगा। तो आइए हम उनका आभ्यंतर प्रयत्न देख लें कि अभी तक तो हम सीधा सीधा उच्चारण स्थान देख लिए, कहां से उच्चारण हो रहे हैं, किस किस घर में लोग सोए थे। 11 घरों के बारे में हमें अच्छे से पता चल चुका है, अब किसी के गलत नहीं होना चाहिए। अभ्यंतर प्रयत्न में कौन कौन आ गए? 5 आ गए। कितने हैं अभ्यंतर प्रयत्न? 5 है। कौन कौन है? आप लोग पढ़ चुके हैं, हिंदी में पढ़े होंगे, हिंदी में पढ़े होंगे। स्पृष्ट, ईसत, बस बस, स्पृष्ट। हम कुछ दे रहे तो हमें भी बहुत कुछ मिल रहा है, इसी बात थोड़ी है। स्पृष्ट, ईसत, स्पृष्ट, समृद्ध। यही इतने 5 आभ्यंतर प्रयत्न हैं। इतना प्रयत्न हम अपने दिमाग में पहले लगाते हैं, तब आकर के बाहर से कोई काम दिखता है। तो हम कौन कौन आभ्यंतर प्रयत्न हैं ये लिख लीजिएगा। मन में बोल बोल के लिखिएगा, मन में। स्पृष्ट कर दे रहा हूं मैं। स्पृष्ट, अब वाह प्रयत्न कितने हैं? वाह प्रयत्न कितने हैं? ईसत शब्द मतलब क्या होता है? ईसत मतलब जानते हैं? स्पृष्ट मतलब स्पर्श किया, स्पृष्ट मतलब स्पर्श किया। ईसत स्पृष्ट मतलब थोड़ा स्पर्श किया। ये कहानी कहां लेके चली जाती है पता है? जब कण्व आश्रम में राजा दुष्यंत शिकार करने के लिए जाते हैं और अपने घोड़े बैठे हुए हैं, और जैसे ही शकुंतला के ऊपर उनकी निगाह पड़ती है तो कहे, अरे एक जंगल में भी इस तरह से सुंदरता पाई जाती है। मतलब सोचिए। तो कहे कि अब तो बहुत सोच विचार की बात है, क्योंकि ऋषि महात्मा की बात है, वहां जरा से उनके बस की बात नहीं थी। भले राजा थे, उनके पुरोहित थे और सब कुछ था, लेकिन कहे ना, इसका पहले हमें ये भाई उस समय की बात है, सब देखा जाता था वर्ण व्यवस्था। आज तो नहीं उतना, लेकिन पहले बहुत ध्यान देते थे राजा महाराजा भी कि अगर ब्राह्मण कन्या है तब तो हमें पाप लगेगा, हम कुछ कर नहीं सकते। अगर मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय कन्या है तभी ठीक है। तो सोच ही रहे थे। तब से वो फूल था, वहां फूलों में क्या कर रहे थे? पानी जल दे रही थी, पानी डाल रही थी।
अब भ्रमर जान रहे हो टहलते रहते हैं काले काले भंवरे, और जा करके कहीं इधर बैठ जाए, कहीं इधर बैठ जाए, कहीं गाल पे, नाक पे, सिर पे, कहने तो ऐसे ऐसे करने का नाटक कर। चूंकि शकुंतला नाटक जो है विज्ञान शाकुंतलम विश्व प्रसिद्ध नाटक है, और शेक्सपियर के उसमें थे अपने यहाँ कालिदास जी। तो आपसे पूछा जाएगा नाटकों में सबसे सर्वोत्कृष्ट नाटक कौन था, तो आपको बताना है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक था। तो ईसत शब्द से हमें थोड़ा से ही उसका एक ले रहा हूं। तो उन्होंने क्या कहा, लोग अपने भाव में समझ लेते हैं ना। जैसे कहते हैं कि हम लोग चांद देखे तो कहे कोई बुढ़ा बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, तो तमाम जो हम लोगों के बचपन में लोग बताए, फिर धीरे धीरे पढ़े विज्ञान में तो समझ में आया को काला धब्बा क्यों दिखाई देता है। तो वो लोग तो जानकार थे, अपने लहजे में उनके एकदम मन में जो था वो सोच रहे थे। तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो इतना सोच विचार कर रहा हूं, इसके पास तक नहीं जा रहा हूं। ये भ्रमरा की हिम्मत देखो, मैं सत्य की खोज में ही मारा जा रहा हूं। अरे भ्रमरा ईसत ईसत चुंबितानी भ्रमरई करके था, ये जा जा करके उनके मुख का चुंबन करके चला जा रहा है भ्रमरा। ये तो बड़ा गलत है, मैं धनुष बाण निकालता हूं और अभी इसके पास जाता हूं कि मैं सत्य की खोज में ही मारा गया। और ए भ्रमरा जा करके, तो ईसत का मतलब क्या है, थोड़ा कि बैठता है और फिर उठ जाता है, थोड़ी देर इधर बैठा, थोड़ी देर इधर बैठा। तो ईसत ईसत चुंबितानी भ्रमरई करके वो श्लोक उन्होंने लिखा वहां पे, बहुत ही सुंदर श्लोक था। अगर अभिज्ञान शाकुंतलम वैसे भी पढ़ने का मौका मिले, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृक्ष कटिकम, और ये सारे आपके समाज से लिखे शूद्रक की रचना है। लेकिन लिखे कब गए थे, आज आप देखेंगे मृक्ष कटिकम को केवल हिंदी हिंदी पढ़ लीजिए तो लगेगा कि हमारे लिए लिखा हुआ है। जैसे कल देखिए कि श्लोक था ना कि सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, सभी गुण धन सोने में ही बसते हैं। जो बड़ा आदमी हो जाए, पैसे वाला हो जाए ना, उसके कोई दोष नहीं होता। अगर घर में लेबर लगे हैं भाई साहब, और वहां अगर कोई आपके वैसे लोग आके चोरी करके चले जाएंगे ना, तो आप उनके ऊपर शक नहीं करोगे, लेबर बेहद ईमानदार होगा। लेकिन चूंकि गरीब है तो आपका शक सीधा उसी लेबर के ऊपर ही जाएगा। तो कहने का मतलब है कि वो तब लिख के चले गए थे कि धन जिसके पास है वही सब कुछ है, वही योग्य है, वही सब कुछ है। हम लोग तो चाहे जितना इंटरव्यू करके दे के चले आए हों, लेकिन धन अभाव कर दिए, सब कुछ खत्म हो गया। चले स्पृष्ट बोले, ईसत स्पृष्ट, विवृत, ईसत विवृत, समृत, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत, ईसत विवृत, समृत। अब आइए, अभी आते हैं, देखिए अब हम लोग वाह्य प्रयत्न में आते हैं। कौन कौन है वाह्य प्रयत्न, कितने होते हैं, 11। चलिए कौन कौन है, कौन बताएगा, सर बताए, वाह्य प्रयत्न के बारे में बताएं। विवारः, श्वासः, नादः, अघो अघोषः। विवारः, श्वासः, अघोषः। घोषः, सरिता, कम ज्यादा तो नहीं है, जरा देख लेना।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। हाँ, क्या चीज? हाँ, विवारः श्वासः अघोषः संवारः नादः घोषः अल्पप्राणः अल्पप्राणः अल्पप्राणः। आप अल्पप्राण ही बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं हमें। बाकी शुद्ध जो होता है ये प्रा है, प्रा आपका है। कभी भी इस तरह से शब्द मिले तो इसको आप अल्प प्राण मत बोलिए, शुद्ध जो माना जाएगा अल्प प्राण। क्या कहा जाएगा? अल्प प्राण। जहां भी होगा ए महाप्राण, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ आ गया यहां पे हमें। महाप्राण, उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः। अल्पप्राणः महाप्राणः। ओ कभी कभी वो बिंदी हम कहीं नहीं लगाए हो तो लगा लेना आप लोग, विसर्ग है सब में। अल्पप्राणः महाप्राणः उदात्तः। जी, जहां नहीं लगाए हो लगा लीजिए। अल्पप्राणः महाप्राणः उदात्तः अनुदात्तः। बिंदी का बहुत बड़ा महत्व है, ऐसे मत समझिए। वो बिंदु जो होता है ना, उसके बिना सवाल गलत हो जाते, पूरा पूरा काट दिया जाता है। अब हमें उम्मीद है कि लिख चुके हैं तभी आवाज आ रही है। अब आइए उच्चारण करते हैं। सर ठीक है? विवारः श्वासः अघोषः संवारः समीचीनम अस्ति, उत्तमम अस्ति। और हमें उम्मीद है कि अब आप इसको पढ़ लिए हैं। अब आइए आगे चलते हैं। अब ये बताइए, अब अच्छा एक चीज, अब सब लोगों को तो लिख तो लिए ही हैं। अब आइए इस पृष्ठ, क्या है ये? इस पृष्ठ। उसके बाद क्या है? ईफत पृष्ठ। फिर क्या है? विपरीत। फिर समृद्ध। ये है क्या चीज? आभ्यंतर प्रयत्न। हम लोग आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न के बारे में जानते हैं ना। आभ्यंतर बाह्यश्च, आभ्यंतर बाह्यश्च। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5 होते हैं। संख्या जानना बहुत जरूरी है। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5 होते हैं। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये लगता है कि थोड़ा बहुत कठिन है, लेकिन ये कठिन बिल्कुल नहीं है। जैसे जब माहेश्वर सूत्र ही अकेले कठिन था, आपको बताए थे ना कि कठिन केवल माहेश्वर सूत्र था, वो आपको सरल ही लगा, याद हो गया। इस पृष्ठ मतलब क्या हुआ? स्पर्श। एक किलिकी बातें हो रही हैं, ये सब वर्ण की बातें हो रही है ना, वर्ण एवं अक्षर की बातें ही तो चल रही है ना। तो हम अभी तक इनको बोलने का काम किए कि कहां कहां से बोले जाएंगे। हमारे पास वाद्य यंत्र हैं, बोलने का कुछ है आपके पास? आप कंठ है, ताल है। और कभी कभी जैसे आप कोई नहीं बोलते हो
फिर भी आवाज आती है, तो पता है क्या होता है? घोष, गूंज होती है वहां पे। हम उस तरह से भी हमारे पास एक वाद्य यंत्र है कि यहाँ इतना गूंजते रहेंगे कि आप समझ भी नहीं पाएंगे, आप बोल भी नहीं पाएंगे। तो वही इसीलिए बता दे रहे हैं कि अब हम लोग जो जो करते हैं सब समझ लीजिए कौन चीज क्या है। तो इस पृष्ठ हम सब बातें वर्णों पे कर रहे हैं। जो माहेश्वर सूत्र में आप वर्ण देखे हैं उन्हीं वर्णों पे सारी बातें चल रही हैं। उनको अभी तक कहां कहां से किस किस घर में सोए हुए थे आप उठा दिए। अब उठा दिए तो वो बैठेंगे तो है नहीं, परेशान तो करेंगे आपको। उठाया कौन? आप ही लोगों ने उठाया। 3 दिन उठाए उनको कमरे से निकाल के। और अब क्या करना है आपको? अब देखो, उठा दिए तो कोई बात नहीं, संभालने की कैपेसिटी आप में नहीं होगी, बच्चों को तो कौन संभालेगा? आप लोग बहुत अच्छे संभाल लेते हैं। आप चलिए तो क्या करेंगे? कहेंगे कि हम इनमें कौन कौन लोग हैं जिनको थोड़ा हल्का छू करके ऐसे कर देंगे तब भी वो बैठ जाएगा। ऐसे भी बच्चे होते हैं ना, थोड़ा बेटा चलो बैठ जाओ। हाँ, तो क्या होता है? स्पर्श। कहां से स्पर्श करोगे? स्पर्श कहां से होते हैं? कोई कंठ से, कोई ताल से, मूर्धा से। स्पर्श तो हम यहीं से करेंगे। वर्णों को बोल रहे हैं तो हम क्या करते हैं? इस पृष्ठ वर्ण हमारे कितने हैं? 25 है। तो कौन कौन हो गए? मैं पूरा न लिख के अगर कह दिया कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग। अब आइए, हम पढ़े थे इसके पहले ना, कूचू टू तू पू। हम पढ़े थे कूचू टू तू पू। और एक कहां काम दिया था? काचा टाता पक ये होते तो अकुह ना कर पाते आप, इचू ये ना कर पाते आप, और इनको बुला ना पाते, सोते ही रहते। इसीलिए उदित वर्णों को कूचू टू तू पू किया गया है। तो कहे कि अब एक कूचू टू तू पू आपको कहां बता मिलेंगे? कहे आओ इस पृष्ठ पे चलते हैं। कौन प्रयत्न है? जितने स्पर्श वर्ण हैं आज इसे समझ लेना, ये सब इस पृष्ठ हैं आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न के इस पृष्ठ वाले के साथ ये वोटिंग करेंगे। किसके साथ वोटिंग करेंगे?